नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि ज्योग्राफी में आज हमारा लेक्चर है क्लाइमेट अर्थात जलवायु। अब जलवायु क्या होता है, जैसा कि आप मानचित्र देख रहे हैं, इनमें कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ कुछ लाइनें खींच दी गई हैं और कुछ ऐसे डायग्राम बना दिया गया है। तो आइए पहले हम इसको समझा दें। कुछ चीजें आके समझ में स्वयं आ रही होंगी क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी आप पूरी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारी जो ज्योग्राफी है भौतिक भूगोल वो समाप्त हो चुका है। अब हमारा क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट होगा। क्लाइमेटोलॉजी में जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान। तो इस जलवायु विज्ञान में जो पहला ही टॉपिक है हमारा वो जलवायु है। अब जलवायु में क्या होता है कि एक्चुअली में ये पश्चिमी विक्षोभ आएगा। पश्चिमी विक्षोभ जब भारत में हिमालय से टकराएगा ठंडी के रीजन में, तो दो धारा में विभक्त हो जाएगा। एक उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ कहलाएगा जो उत्तर की ओर होगा हिमालय के, एक दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ कहलाएगा जो हिमालय के दक्षिण में होगा। हिमालय से टकरा रहा है ये जो लाल रंग की जो धारा जो मैंने चित्र बना डायग्राम बनाया है, ये वाला और ये वाला, ये तो आप समझ रहे होंगे। ये मैंने लाल रंग से पश्चिमी तट, ये पश्चिमी घाट दर्शाने की कोशिश की है, ये पूर्वी तट, ये पूर्वी घाट दर्शाने की मैंने आपके सामने कोशिश की है। ये अभी जलवायु यानी बारिश आएगी, बारिश कराया जाएगा जलवायु में। तो चलिए देखते हैं कि पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में चल रहा है कि वास्तव में जलवायु है क्या। तो अगर हम बात जलवायु की करें, देखिए अगर जलवायु का विभाजन किया जाए जल धन वायु, अर्थात जल यानी वाटर, वायु यानी एयर, अर्थात वाटर और एयर का मिक्सअप जो है यानी जल और वायु का जो मिक्सअप है वो जलवायु कहलाता है। अर्थात जब जल वाष्पीकरण के रूप में आकर हवा में या वायु में मिल जाता है तो उसको हम जलवायु बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आई आपकी। आगे अगर अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में वास्तव में जलवायु भारत की है कैसी, तो भारत की जलवायु जो है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है हिंदुस्तान की, भारत की, इंडिया की। दूसरी चीज अगर देखा जाए, दो शब्द यहां समझ लीजिए कि हम इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या होता है? एक है मौसम, दूसरा है जलवायु। मौसम और जलवायु, मौसम वो क्रिया होती है पर्यावरण की जो हर आधे घंटे में, कहो तो 1 घंटे में या 2 घंटे में या दिन में 4-5 बार परिवर्तित हो जाए। अर्थात आप इस सीजन में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो वर्तमान में गर्मी का सीजन हमारा चल रहा है, कि इसमें आप देखेंगे जबरदस्त धूप है। धूप की थोड़ी देर बाद आप फिर आधा घंटा बाद देखोगे जबरदस्त बादल आ गए, फिर आप देखोगे घनघोर बारिश हो गई, फिर आप देखोगे मौसम में ठंडक हो गई जहां गर्मी थी। ये क्या है? ये सब मौसम परिवर्तन है। इसमें कौन कौन से कारक इसके महत्वपूर्ण हैं? जैसे तापमान अर्थात टेम्परेचर, आर्द्रता जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और घनत्व जिसको डेंसिटी बोलते हैं, और प्रकाश सूर्य का, और वायु दाब। ये कुछ एयर प्रेशर, ये कुछ प्रमुख तत्व होते हैं जो मौसम की घटना को घटित होने में अपना अहम रोल प्ले करते हैं, अहम रोल अदा करते हैं। ऐसे ही जो जलवायु है किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की, इसलिए जो जलवायु चेंज होती है ये लगभग कम से कम 35 वर्षों के उपरांत, लगभग 23 से 35 वर्ष या 35 से 40 वर्ष लगभग में है के बीच के बाद मौसम में जो धीरे धीरे परिवर्तन होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है? जलवायु परिवर्तन होता है। जैसे आप देखेंगे कि अब हमारे यहाँ क्या है, पेड़ लगाने वाले लोगों की संख्या कम है, काटने वालों की ज्यादा है। वन काटकर निवास स्थान बनाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य क्या था? पहले अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले कम से कम एक पेड़ तो लगा ही रहे हैं, नहीं तो 2 तो लगा ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, 10 लगा रहे हैं।
लेकिन आज हम 10 पेड़ काट रहे हैं, एक भी नहीं लगा रहे हैं। पूरे के पूरे वन जंगल कटाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लेकिन हम उनका बदले पेड़ नहीं लगा रहे हैं, उनके बदले। दूसरी चीज, हम पर्यावरण में सिर्फ उन पेड़ों की ओर ध्यान दे रहे हैं जो आर्थिक रूप से हमें मजबूत बना रहे हैं, हमें धन लाभ पहुंचाए। जैसे वो पेड़ जबकि हमारे पर्यावरण के नुकसानदेह है, जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको, यूकेलिप्टस, अपने यहाँ देहाती भाषा में सफेदा बोलते हैं। यूकेलिप्टस जैसा पेड़ जो हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे पेड़ों को हम लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बिक रहे हैं धड़ल्ले से, खरीदने वाले खड़े हैं और लगाने वाले खूब लगा रहे हैं। आजकल व्यापारिक दृष्टि से हर काम किया जा रहा है, आर्थिक लाभ के उद्देश्य से काम किया जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जलवायु ये धीरे धीरे बदलती जा रही है। आप देखिए बारिश के सीजन में कितनी जबरदस्त हमारे यहाँ बारिश होती थी, इस बार देखिए बारिश नहीं हो रही। जिन क्षेत्रों में जबरदस्त सूखा पड़ता था, राजस्थान जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में, वहां पर आज बाढ़ आ रही है। दिल्ली जैसे क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है। उत्तर भारत के हमारे यहाँ, जैसे हम रायबरेली से निवास करते हैं, रायबरेली में इस समय सूखा आ रहा है, जबकि जबरदस्त बाढ़ आती थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे आपको समझ धीरे धीरे ये परिवर्तन होता है। लगभग 35 से 40 वर्षों के अंतराल का ये पूरा सिस्टम होता है। इसमें भी यही सारी कारक अब मेन रोल प्ले करते हैं। तापमान, टेम्परेचर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, लाइट एंड एयर प्रेशर, ये सारी चीजें इसमें भी काम करती हैं। ठीक, तो अब तो कहावत भी है, गाना भी चल गया, बदल न जाना तो मौसम की तरह। ठीक है, कहने का तात्पर्य है मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तुमने कहा था हम टूर पे जाएंगे, लेकिन तुमने टूर किया घर में ही। ठीक है, ये सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। दिन प्रतिदिन मौसम बदल सकता है, लेकिन जलवायु एक लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म की क्रिया होती है, ये शॉर्ट टर्म की क्रिया होती है। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार ये प्रमुख तत्व होते हैं। इसके लिए जिम्मेदार नेचर यानी प्रकृति भी होती है। प्राकृतिक रूप से भी जलवायु परिवर्तन होता है और कृत्रिम रूप से तो हो ही रहा है। कृत्रिम यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं जो घटित हो रही हैं, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन जितना हो रहा है उसका हम उस कार्बन को खपत करने के लिए कुछ ऐसे उपाय नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं घट रही हैं। अब तो नया वर्ड आया है, ग्लोबल ग्लोइंग, अर्थात अब क्या है, अब उबल रहा है। अभी तक वार्म था, गर्म था, ग्लोबल वार्मिंग था, अब ग्लोबल ब्लोइंग हो गया है, यानी उबलने लगा है। अभी हाल ही में नया वर्ड आया है। ठीक है, मौसम और जलवायु आप समझ चुके हैं। उसके बाद अब आप समझिए उष्णकटिबंधीय जलवायु कि उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों कहते हैं। अगर आप इस मानचित्र के माध्यम से समझना चाहें, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर 35 डिग्री अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिणी। इसको हम कर्क बोल देते हैं, लाइन ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉन अर्थात मकर रेखा। ठीक है, तो इस क्षेत्र में वर्ष भर जबरदस्त सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है, यानी इस क्षेत्र में जबरदस्त प्रकाश होता है। प्रकाश होने के कारण गर्मी बढ़ेगी और जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा सागर, महासागर, नदियों का जल गर्म होगा और जब जल गर्म होगा तो वाष्पीकरण के रूप में ऊपर उठेगा, गर्म हवा उसके साथ मिक्स हो जाएगा, जिसके साथ जब ऊपर उठेगा तो ऊपर जाने पर इसका टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। जब ऊपर टेम्परेचर डाउन होने लगेगा फिर ये वाष्पीकरण की जो क्रिया और संघनन के माध्यम से जल बूंदों में परिवर्तित होकर ये स्वयं धरती पर फिर से गिरेगा। तो इस पूरे क्षेत्र में जबरदस्त बारिश होती है। कहने के तात्पर्य जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यही मैंने यहाँ भारत में दर्शाने की कोशिश की। आप समझिएगा, आप टॉपिक थोड़ा ध्यान से, थोड़ा मन से बैठिएगा और लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। इस लेक्चर को जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ज्यादा चीजें आपके समझ में आएंगी, उतनी ज्यादा चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। क्योंकि किताब में आप पढ़ सकते हैं लेकिन समझ जाए बहुत बड़ी बात है। अगर आप यहाँ पर एक बार समझ गए तो कोई भी किताब हो, कितनी भी टफ उसने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, वर्ड्स का इस्तेमाल किया, शब्दों का, आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। समझ गए? अभी समझिए, यही कर्क रेखा है, ये भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। सपोज दैट इसमें आप समझिए ये हमारा हिंदुस्तान है, ठीक है, ये वाला एरिया। अब उष्णकटिबंधीय यानी ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के जो क्षेत्र होता है उसको उष्णकटिबंध क्षेत्र बोलते हैं।
उष्ण ज्योग्राफी में गर्म होता है। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, यानी ये जो एरिया है हमारा, ये गर्म एरिया होता है। कैसा क्षेत्र है? गर्म क्षेत्र है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि भारत का कर्क रेखा के दक्षिणी हिस्सा अर्थात पूर्ण रूप से भारत का दक्षिणी हिस्सा गर्म क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। क्लियर? दूसरे क्षेत्र। अब जब इस एरिया में जबरदस्त गर्मी पड़ेगी, इधर आपका अरब सागर है, आपको मैंने बता रखा है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका हिंद महासागर है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी विधिवत तरीके से, फिजिकल ज्योग्राफी जो कि आपके समाप्त हो चुकी है। तो अब यहाँ का जल जबरदस्त गर्म होगा। एक चीज जान लीजिए, स्थल के मुकाबले जो जल होते हैं वो देर से गर्म होते हैं। स्थल जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा। गर्म जितना देर से गर्म होगा उतना लेट तक गर्म रहता है। तो इसलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ गर्मी, जबरदस्त गर्मी आपकी अप्रैल माह से शुरू हो जाती है और जून तक जबरदस्त तपता रहता है। तो इस बीच में आप देखोगे, इस बीच में यहाँ गंगा जो सागर महासागर का जल है, खाड़ियों का जल है, ये गर्म होने लगता है। लेकिन ये जो स्थलीय क्षेत्र होता है ये जबरदस्त गर्म होता है, जिसकी वजह से हमें जबरदस्त गर्मी लगती है। और ये पूरी क्रिया आपको लमसम जून से शुरू होती है वर्षा क्रिया, और आपको जाकर समाप्त होती जाके अक्टूबर माह तक। आइए फिर से देखते हैं एक बार। तो ये एरिया जबरदस्त गर्म हुआ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। के बाद का जो दक्षिणी भाग है ये उष्णकटिबंधीय तो है, लेकिन आप सोचोगे सर, आपके दिमाग में आ गया सवाल कि जब कर्क रेखा आप बता रहे हो कि इसके दक्षिण के एरिया, मकर रेखा के उत्तर के एरिया उष्णकटिबंध में आता है, तो कर्क रेखा आपने भारत के बीचों बीच से गुजार दी, तो ये ऊपर वाला हिस्सा कैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा? तो भारत की जलवायु कैसे उष्णकटिबंधीय है? तो आइएगा, अब यहाँ पर गर्म हवाएं यहाँ तक आएंगी, जिसकी वजह से हिमालय जो है, हिमालय में भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित है। अब हिमालय स्थित होने के कारण जो उत्तरी ध्रुव में चलने वाली ध्रुवीय हवाएं अर्थात चीन, रूस जैसे क्षेत्रों में जो ध्रुवीय हवाएं चलती है अर्थात शीत हवाएं चलती हैं, वे हिमालय को जैसे ठंडी के सीजन में या गर्मी के भी सीजन में, क्योंकि उत्तर ध्रुवीय ठंडा प्रदेश होते हैं, तो ठंडी हवाएं, ठंडी जब आती है तो दक्षिण की ओर खिसक आती हैं। ठीक है, यानी यहाँ चल रही हैं तो ये दक्षिण को खिसक आती हैं, शुष्क हवाएं हो जाती हैं ठंडी में। तो दक्षिण को जब खिसक आती हैं तो हिमालय की वजह से वे शुष्क हवाएं, वे ठंडी हवाएं हिंदुस्तान में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, हमारे देश में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वे हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं और वे शुष्क हवाएं होती हैं। ठंडी हवाएं शुष्क हवाएं होती हैं और गर्म हवाएं जो है वो आर्द्र हवाएं होती हैं। यहाँ पर ये पॉइंट समझ लीजिए, शुष्क, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, शुष्क हवा और आर्द्र हवाएं। आर्द्र यानी वेट एयर या शुष्क यानी ड्राई। अब क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सी हवा भारी होती है, शुष्क या आर्द्र? अब आपके दिमाग में आगे जो चीज गीली होगी, आर्द्र यानी गीला, नमी, वो भारी होता है। शुष्क यानी जो सूखा होता है, ड्राई, वो हल्का होगा। लेकिन आप समझ लीजिएगा, जो आर्द्र हवाएं होती हैं वे हल्की होती हैं, जबकि शुष्क हवाएं भारी होती हैं, हल्की आर्द्र हवाओं की अपेक्षा। इनकी तुलना में ये वाली हवाएं भारी होती हैं। रीजन, जब ठंडी का सीजन आता है तो आप देखिए हवाएं जो होती हैं, आप जब हवा चलती हैं तो आपके शरीर में नमी की कमी रहती है। रीजन, आप ऐसे हल्का सा हाथ कर दीजिए तो आपकी लकीर बन गई, जिसकी वजह से आपका लगता है कि आपके जो स्किन है, जो त्वचा है, ये नमी की मात्रा जो हवाएं होती खींचनी रहती शरीर से हर जगह से। ठीक है, जिसकी वजह से ये जब आर्द्र हवाएं जब खींचती रहती हैं तो इनके वजन तो बढ़ता रहता है, लेकिन शुष्क हवाएं जो हैं, शुष्क हवाएं जो हैं ये एक्चुअली में नम हवाएं होती हैं और ये अपने साथ नमी लेकर चलती हैं। इनके साथ नमी होती नहीं, इसलिए नमी खींचती रहती हैं। ठीक है, इसलिए इनको बाद ये इन हवा में ऑलरेडी नमी होती है। गर्मी के सीजन में आप तेल लगाएं या ना लगाएं, कोई मॉइस्चराइजर क्रीम लगाएं या ना लगाएं, जिसकी वजह से आपके शरीर में आपको पता नहीं, आपको महसूस नहीं होता है कि आपके शरीर को नमी की कमी है। गर्मी के सीजन में ये कमी नहीं आती, लेकिन ठंडी के सीजन में आ जाती, क्योंकि ये हवाएं हल्की, ये हवाएं आर्द्र होती हैं, हल्की होती हैं, जिसकी वजह से खींचती रहती हैं
और ये हमारे ऑलरेडी इसमें नम हवाएं होती हैं। तो क्वेश्चन कई बार बन चुका है, शुष्क हवाएं नम हवाएं होती हैं कि शुष्क हवाएं होती है। तो शुष्क हवाएं ऑलरेडी नम हवाएं होती है जिसकी वजह से भारी होती है। ठीक, तो ये जो हवाएं होती हैं ये शुष्क हवाएं होती हैं, भारी हवाएं, आर्द्र है, शुष्क है, जिसकी वजह से ये जब भारत में प्रवेश करती हैं इस एरिया से, यहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा से आपका जो ये पर्वत पठार इनकी हाइट थोड़ा कम है, जिसकी वजह से यहाँ से और ऊपर से ब्रह्मपुत्र की घाटी से होते हुए ये हवाएं भारत में जब प्रवेश करती है तो शुष्क हवाएं होती हैं। ये हवाएं बारिश, शुष्क हवाएं बारिश कभी नहीं करती हैं, जब भी बारिश करेंगी नम हवाएं करेंगी। ठीक है, अब ये यहाँ से जब बंगाल की खाड़ी में जब पहुंचती हैं तो जबरदस्त अपने साथ इनको नमी मिल जाती है। अच्छा, नमी मिल जाती है तो बंगाल के कोरोमंडल, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जबरदस्त बारिश करती है। देखिए, जब हिमालय की वजह से ध्रुवीय हवाएं दक्षिण को नहीं खिसक रही, अर्थात हिमालय को पार करके नहीं आ पा रही हैं, तो ये एरिया शुष्क युक्त हवा वाला है नहीं, अर्थात शीत हवा है नहीं, यहाँ पर ठंडी पड़ नहीं रही, जिसकी वजह से ये एरिया गर्मी यहाँ ऑलरेडी बनी रहती है, क्योंकि हिमालय का विभाजक का काम करता है, जलवायु विभाजक के रूप में भारत में एक मुख्य भूमिका हिमालय निभाता है, जिसकी वजह से ये हवाएं आपके हिमालय से भी जाकर टकरा जाती हैं। कौन सी? जो नमी युक्त हवाएं होती हैं, और नमी युक्त हवाएं ही आपको क्या करती हैं? बारिश करती हैं, जिसकी वजह से हिमालय के इस तराई क्षेत्र में, यहाँ तक कि दिल्ली जैसी राजधानी में भी आपके ये हवाएं जबरदस्त बारिश करती हैं। ठीक, इसलिए आप देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय भारत जो है, आधा हिस्सा इसका दक्षिणी भाग तो उष्णकटिबंधीय एरिया में आता है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन इसका जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पे पड़ता है, क्योंकि हिमालय को जैसे शुष्क हवाएं, आर्द्र हवाएं, भारत शुष्क हवाएं जो कि आर्द्र हवाएं होती हैं, वे भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार से आप एक चीज कह सकते हैं, हिमालय के उत्तर में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब दूसरा शब्द है मानसून। अब हिमालय के उपस्थित होने के कारण वर्षा वर्ष भर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती रहती है, अर्थात इस पूरे एरिया में भी वर्ष भर वर्षा होती रहती है। पहला जाते हुए मानसून वर्षा होती है, फिर लौटते हुए मानसून वर्षा होती है, प्लस शीत ऋतु में इधर से भी वर्षा होती रहती है। अब क्यों वर्षा होती रहती है मैं आपको समझा रहा हूँ। अब पहले आप शब्द समझ लें, मानसून। मानसून एक अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? अरबी, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है मौसम। अब मौसम का तात्पर्य होता है, इसका अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना, ऋतु मानसून कहलाता है। और मानसून कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। अगर देखा जाए तो भारत में दो प्रकार की मानसूनी हवाएं पाई जाती हैं, और कौन कौन सी आप समझ लीजिए। एक दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। दूसरा है उत्तर पूर्व मानसून। कौन सा? उत्तर पूर्व मानसून। और दक्षिण पश्चिम, जैसे आप मैं बता दूं डायरेक्शन, ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है। लेकिन इनके बीच की दिशा क्या कहलाती है? पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। चाहे तो आप पश्चिम दक्षिण बोल रहे, दक्षिण पश्चिम, जो भी आपको सही लगे। पूरब दक्षिण या दक्षिण पूर्व आप बोल सकते हैं। उत्तर पूर्व या पूरब उत्तर बोल सकते हैं। उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, इस दिशा को आप बोल सकते हैं। वैसे ही अगर इसको आप चार भागों में डिवाइड करेंगे तो ये एरिया क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। तो ये है दक्षिण पश्चिम मानसून। ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व, अर्थात ये है उत्तर पूर्व मानसून। अब आप समझिए, सबसे पहले उत्तर पूर्व मानसून क्या होता है। तो हमारे भारत में शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से प्रवेश करते हैं, उन्हें उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं। अब ये उत्तर पूर्व मानसून, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है, कि वही हवाएं होती हैं, शुष्क हवाएं होती हैं। शुष्क हवाएं सदा नमी खींचती रहती हैं, ठीक, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हवाएं जब शीत ऋतु में दक्षिण को आकर प्रवाहित होने लगती हैं, तो भारत में ब्रह्मपुत्रा घाटी से होते हुए ये भारत में प्रवेश करते हैं। तो ये एरिया पूरा स्थलीय है, यहाँ से इनको नमी नहीं मिलती है, और ये इसके हिमालय के उत्तर में पूरा का पूरा एरिया स्थलीय होने के कारण ये शुष्क हो रहती है,
लेकिन जैसे बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आती हैं तो यहाँ बंगाल की खाड़ी से इनको जबरदस्त मात्रा में नमी मिल जाती है, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया में कुछ पड़ता है इनके मार्ग में आकर इधर दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु के तट पर अर्थात कोरोमंडल तट पर टकराकर जबरदस्त बारिश करती हैं। तो आज से क्वेश्चन बनता है कि शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु में होती है। लेकिन किन हवाओं से या किस मानसून से होती है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर पूर्व मानसून से कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु में वर्षा होती है। क्लियर। वहीं पर अगर दक्षिण पश्चिम मानसून देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये पूरा एरिया जलमग्न होने के कारण यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी रहती है। गर्मी होने के चलते यहाँ वाष्पीकरण की क्रिया चालू रहती है। तो जब हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून होते हुए उत्तर भारत में प्रवेश करती हैं, तो सबसे पहले ये 1 जून के लमसम पश्चिमी घाट पर टकराती हैं। पश्चिमी घाट में स्पेशली कहाँ पर, कोरोमंडल तट पर, जो कि केरल के तट को मालाबार तट पर, जो कि केरल के तट पर स्थित है, केरल राज्य में। तो यहाँ से टकराकर ये लगभग 22 जुलाई तक उत्तर भारत में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा से आने के कारण ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। बात अगर की जाए भारत वर्षा, तो भारत वर्षा 2 ऋतुओं में होती है। 2 ऋतुएं कौन कौन से हैं, एक ग्रीष्म ऋतु, दूसरी शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु भारत में वर्षा एक है भैया ग्रीष्म ऋतु, एक है शीत ऋतु। ठीक है। अगर बात की जाए ग्रीष्म ऋतु की, ग्रीष्म ऋतु में प्रारंभ होने वाली वर्षा 1 जून से लगभग 1 से 5 जून के बीच से लेकर सितंबर के 10 से 15 से 20 तारीख तक ये ग्रीष्म ऋतु में इस दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में लगभग 90% बारिश होती है। कितनी बारिश होती है, 90%। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून में पश्चिमी घाट के पूर्व में, पश्चिम घाट के पूर्व दिशा में और तमिलनाडु के तट पर इन क्षेत्रों में, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, इनके कुछ कुछ भागों में ये दक्षिण पश्चिम मानसून, कर्नाटक का जो पूर्वी हिस्सा पड़ जाएगा, वहां पर ये बारिश नहीं कर पाता है। ठीक है। क्यों नहीं कर पाता, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। शीत ऋतु में वर्षा को अगर बात की जाए, तो शीत ऋतु में वर्षा के 2 कारण हैं। पहला उत्तर पूर्व मानसून, जो कि मैंने आपको समझा दिया। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ। अब पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ स्पेशली भूमध्य सागर में ठंडी के दिनों में वहां पर सागर गर्म होने के कारण, भूमध्य सागर चक्रवात जन्म लेते हैं। और वो चक्रवात जब जन्म लेते हैं तो वहां पर वो नमी युक्त हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, जिसकी वजह से गर्म हवाएं होती वो ऊपर उठने के कारण वो पूरब की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। अर्थात ये भूमध्य सागर है, यहाँ से हवाएं ऊपर उठने लगी, ऊपर उठ के जिन्होंने अपनी दिशा पूर्व की ओर कर ली, और पूर्व की ओर जब करती हैं तो भूमध्य सागर बाद काला सागर, भूमध्य सागर के साथ इनके साथ पास नमी है। भूमध्य सागर बाद आएगा काला सागर, काला सागर से अच्छी खासी मात्रा में नमी ले लेती हैं। उसके बाद कैस्पियन सागर से अच्छी खासी नमी लेकर जब ये भारत के पश्चिमी छोर की ओर आती हैं, उत्तर भारत में, तो हिमालय से ये टकरा जाती हैं। और हिमालय से टकरा जाने के कारण पश्चिमी विक्षोभ क्यों कहते हैं, क्योंकि पश्चिम की ओर से आ रहा है। इसको इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, विक्षोभ यानी डिस्टर्ब। ठीक है। तो ये पश्चिम से ओर आने के कारण ये भारत से हिमालय से टकराता है। हिमालय से टकरा जाने के कारण ये 2 धाराओं में, 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसकी एक शाखा को उत्तरी विक्षोभ बोलते हैं और दक्षिणी विक्षोभ बोल देते हैं। इस दक्षिणी विक्षोभ से भारत में वर्षा होती है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फ के रूप में बारिश होती है। लेकिन हरियाणा और पंजाब और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में, हरियाणा जैसे दिल्ली जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर जल बूंदा के रूप में बारिश होती है। और भारत में जब ये बारिश करते हैं तो ये बारिश भारत में स्पेशली 20 दिसंबर से लेकर मार्च माह तक चलती है। समझ गए। तो ये रहा भारत में वर्षा। भारत में वर्षा 2 सीजन में होती है, ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में। शीत ऋतु में जो बारिश होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून प्लस पश्चिमी विक्षोभ के वजह से भारत में बारिश होती है।
ये रहा आज का कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड मोटी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें। अब इनके कुछ कुछ पार्ट्स को हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे विधिवत तरीके से, ताकि चीजें जो आज आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी पड़ी हैं वो जब विस्तार रूप से मैं आपको अगले लेक्चर में देना स्टार्ट करूंगा तो आपके क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये लेक्चर का बेस है। यहीं से आगे हमारा अगला टॉपिक पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, फिर उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून, फिर उसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, इस तरीके से हमारे अगले लेक्चर होंगे। फिर भारत का लौटता हुआ मानसून। इस तरीके से कुछ प्रमुख लेक्चर्स ये जलवायु से रिलेटेड बनते हैं। फिर इसी जलवायु में हम वायुमंडल पढ़ेंगे और वायुमंडल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। जलवायु जैसे चैप्टर से जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत कम बच्चे अटेंड कर पाते हैं। रीजन क्योंकि ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं तो उनके समझ में नहीं आता है, और जब समझ में नहीं आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप आराम से पढ़िए, लेक्चर को पॉज कर करके पढ़िए। समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ। वही चीज मैं आपको अगले दिन फिर से लेक्चर में डिलीवर करके दे दूंगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, मैं देख रहा हूँ उतने लाइक्स नहीं हो रहे हैं, ना तो आपका कोई पैसा पड़ रहा है, ना ही कोई चार्ज पड़ रहा है, ना ही मैं कुछ एक्स्ट्रा ले रहा हूँ आपसे। तो प्लीज हमारी एनर्जी लाइक है, कमेंट है और सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप सब्सक्राइबर रूप से स्वयं ही हैं, तो आप स्वयं एक एनर्जी हैं। लेकिन एनर्जी को मेंटेन रखा जाए तो उसके लिए जो भी कुछ बन पड़े फ्री में वो करते रहें। सिर्फ थंबनेल सिर्फ स्पेशली आपको लाइक वाला बटन को दबाना है, लाइक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।